नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। पेरिस ओलंपिक्स में भारत के नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.70 मीटर भाला फेंककर इतिहास रच दिया है और गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम की मां रजिया परवीन ने कहा है कि सिल्वर मेडल जीतने वाला नीरज चोपड़ा भी उन्हीं का ही बेटा है और अरशद नदीम का भाई है। वहीं नीरज चोपड़ा की मां ने भी कहा कि उनका सिल्वर मेडल भी गोल्ड मेडल जैसा ही है, जिसने गोल्ड जीता है वो भी उनका बेटा ही है। तो दोनों माओं ने भारत और पाकिस्तान के लोगों के दिल जीत लिए हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनको ईडी और सीबीआई दोनों केसों में जमानत मिली है। वे शराब नीति घोटाले मामले में जेल में बंद थे। पिछले 17 महीने से वो तिहाड़ जेल में बंद थे। 17 महीने बाद वो जेल से बाहर आए हैं। आज इंडियन पार्लियामेंट के अपर हाउस राज्यसभा में हंगामा होने के कारण सदन को अनिश्चितकाल तक सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि जब तक स्पीकर नहीं चाहेंगे तब तक भारत की पार्लियामेंट अब आगे नहीं चलेगी। भारतीय पहलवान अमन सहरावत 57 किलो के सेमीफाइनल में हार गए हैं। हालांकि आज उनका 9:45 पर ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच होगा, क्योंकि उनको हराने वाले खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे हैं। इसलिए कुश्ती के रिपेचेज नियम के अनुसार वो आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेलेंगे। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नेताओं, मिलिट्री अफसरों और सिविल सोसाइटी के मेंबरों में एक समझौता होने के बाद वहां के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस ने अंतरिम आर्थिक सलाहकार के तौर पर शपथ ले ली है। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पंजाब की उन दो माओं से, जिन दोनों माओं ने जो सरहदें हैं उनको मिटा दिया है। एक मां नीरज चोपड़ा की मां है और दूसरी मां है अरशद नदीम की मां। पहले खबर से शुरुआत करते हैं कि खबर क्या है, इन दोनों माओं की चर्चा क्यों शुरू हुई। इन दोनों माओं की चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि दोनों के बेटों ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता। कल रात को ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड के जेवलिन थ्रो इवेंट में अरशद नदीम ने सबसे लंबा भाला फेंका। उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करते हुए 92.70 मीटर का भाला फेंका। वहीं नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने अपने सीजन के बेस्ट 89.45 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल हासिल किया है। और कहीं ना कहीं पिछली बार टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा पहले नंबर पर थे, यानी कि भाला फेंक प्रतियोगिता में जेवलिन थ्रो में वो गोल्ड मेडल लेकर आए थे। और अरशद नदीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में 5वें नंबर पर फिनिश किया था। पिछली बार जब पूछा गया नीरज चोपड़ा से तो उन्होंने कहा था कि वे तब ज्यादा खुश होते अगर अरशद नदीम भी पोडियम पर फिनिश करते। लेकिन जब एशियन गेम्स की चैंपियनशिप हुई उसके बाद और एशियन गेम्स हुए तब दोनों ने एक साथ पोडियम फिनिश किया। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी दोनों ने एक साथ पोडियम फिनिश किया। गोल्ड मेडल हमेशा नीरज चोपड़ा का मिलता रहा है और पहली बार अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा को हराया है। और वो हराया ही नहीं, उन्होंने तो ओलंपिक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अरशद नदीम ऐसे एथलीट भी बन गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान में पहली बार ओलंपिक गेम्स में पहला इंडिविजुअल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले सिर्फ 2 लोग इंडिविजुअल इवेंट्स में पाकिस्तान के लिए मेडल जीत पाए हैं। एक बॉक्सिंग में आया था, एक रेसलिंग में आया था। और 1992 के बाद तकरीबन हम मान के चलें तो 32 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक मेडल मिला है। 1992 के बाद ओलंपिक में पाकिस्तान को कोई मेडल नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं अरशद नदीम ने जो एक मेडल का सूखा था वो भी खत्म किया है। अब पहले मैं आपको अरशद नदीम के बारे में बता देता हूं। नीरज चोपड़ा के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते ही हैं, लेकिन मैं बुलेटिन में उनके बारे में बताऊंगा। अरशद नदीम बेसिकली कौन है? एक गरीब जाट परिवार के बेटे, एक पंजाबी जाट परिवार है, मियां चन्नू का रहने वाला। और उनके जो पिता हैं उनके पास इतनी कम जमीन है कि उनको मिस्त्री बने का काम करना पड़ रहा है। वो खुद इंटरव्यूज में कहते हैं कि उन्होंने तो मजदूरी करके अपने बेटे को खेलने लायक बनाया है। जब पंजाब के लोग या हरियाणा के लोग, पंजाबी लोग बेसिकली, अगर हम ग्रेटर पंजाब मान के चलें, जो कि पंजाब जो यहाँ भारत का पंजाब कहें या फिर हम कहें पाकिस्तान में जो पंजाब है उसको कहें,
तो वो एक, अगर हम उस यूनाइटेड पंजाब की बात करें तो दोनों ही जगह जब जाट सुना जाता है तो ये समझ में आता है कि अच्छे खेती बाड़ी वाले होंगे, जमींदार लोग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सबको पता है कि इस खित्ते में जो जाट जाति में भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम जमीनें हैं, और लगभग ऐसे परिवारों का नंबर 49% बताया जाता है। यानी कि आधे के लगभग ऐसे जाट हैं जिनके पास बहुत कम जमीनें हैं, और उनको जो शब्द है छोटी किसानी भी इस्तेमाल होता है, पेजेंट्री भी इस्तेमाल होता है जिसके लिए, और उसके बाद दरमियानी किसानी आती है, और उससे ऊपर है धनाड़ किसानी। खैर, जो अरशद नदीम है वो छोटी किसानी से आते हैं, इसलिए उनके पिताजी को मिस्त्री बने का काम करना पड़ता था अपने बेटे को सहूलतें देने के लिए। अरशद नदीम बचपन से ही बहुत टैलेंटेड लड़का रहा है। शुरुआत में उसने क्रिकेटर बनने का सपना देखा था, और पाकिस्तान के पंजाब में वो क्रिकेट खेलते रहे और स्टेट लेवल तक खेले। इसके अलावा जब वो कॉलेज गए तो उन्होंने जितने भी ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट है सब खेले, किसी न किसी में वो मेडल जीत कर ही आते थे। और उन्होंने 400 मीटर भी किया, 200 मीटर भी किया, क्रिकेट भी खेला, बैडमिंटन भी उन्होंने खेला, वॉलीबॉल भी खेला, कबड्डी के भी वो खिलाड़ी रहे, और जेवलिन थ्रो भी उन्होंने खेला। लेकिन जब फाइनली वो अपने उस्ताद से मिले तो उनके उस्ताद ने उनको कहा कि आप जेवलिन थ्रो ही फेंकिए। उनके परिवार के पास जेवलिन थ्रो खरीदने के पैसे भी नहीं थे। जो जेवलिन फेंका जाता है, यानी कि जो भाला फेंका जाता है, उसको खरीदने के भी रुपए नहीं थे। इसके बाद गांव में चंदा किया गया ताकि अरशद नदीम को भाला भी खरीदवाया जा सके और प्रैक्टिस के लिए कुछ पैसे भी दिए जा सके। गांव का जो उनके गांव में जो स्कूल है, उस स्कूल के मैदान में ही शुरुआत में अरशद नदीम प्रैक्टिस करते थे। उनको वो सब सुविधाएं नहीं मिली जो ओलंपिक लेवल के खिलाड़ियों को अमेरिका, चाइना, जापान या आजकल भारत में भी जो सुविधाएं मिलती हैं वैसी सुविधाएं नहीं मिली। और ये कहा जाता है कि जो उनके हाथ की स्पीड है जब वो भाला थ्रो करते हैं, जैसे वैसे तो जो जेवलिन थ्रो होता है उसमें कोई टेक्निक नहीं होती, लेकिन ये कहा जाता है कि अलग अलग टेक्निक होने के बावजूद जिन खिलाड़ियों का एंगल और जो हाथ की स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है तो वो ज्यादा लंबा भाला फेंकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जिस दिन ओलंपिक का इवेंट था और यानी कि कल, तो पहला अपना प्रयास लेने के लिए जब आए, 6 प्रयास मिलते हैं टोटल, 6 बार जेवलिन थ्रो करता है खिलाड़ी। तो पहला थ्रो करने के लिए जब अरशद नदीम आए तो उनका टाइम बहुत ज्यादा हो गया था और डर के उन्होंने एकदम से फाउल कर दिया था। तो पहला थ्रो उनका फाउल रहा, और पहला थ्रो नीरज चोपड़ा का भी फाउल रहा। और भी कई महान खिलाड़ी इस जेवलिन थ्रो में खेल रहे थे। उसमें आप सब, वेबर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही है, तो उनका भी पहला थ्रो फाउल ही रहा था। खैर, जब दूसरा थ्रो करने आए तो उन्होंने अपने पूरे हाथ के जोर से, 110 के आसपास उनकी स्पीड थी, 110 की स्पीड से उन्होंने शायद 31 या 32 डिग्री का एंगल था, भाला फेंका और वो भाला जा गड़ा 92.70 मीटर दूर जाकर वो भाला लगा। और ऐसा लग रहा था कि अब उस मार्क को कोई भी पार नहीं कर पाएगा। वो ओलंपिक रिकॉर्ड भी उन्होंने कायम किया। इससे पहले जो ओलंपिक रिकॉर्ड रहा है वो करीबन 0.40 मीटर पीछे था, 92.30 का ओलंपिक रिकॉर्ड था, जिसको तोड़ते हुए अरशद नदीम ने 92.70 मीटर भाला फेंका। खैर, जब वो भाला फेंक रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट थी। वो सीधे अपना रनर अप, 30 मीटर का रनर अप जेवलिन थ्रो फेंकने के लिए मिलता है, वो अपने रनर अप से भागते हुए आए, एकदम सीधा उन्होंने पीछे झुक के भाला फेंका और फिर सीधा खड़े हो गए और सीधा उस भाले को अंत तक गड़ते हुए देखते रहे। 2 किस्म की टेक्निक ज्यादातर जेवलिन थ्रो में देखने को मिलती हैं। एक ऐसे लोग होते हैं कि जो भाला फेंकने के बाद आखिर तक अपने भाले को देखते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो भाला फेंकने के बाद गिरना पसंद करते हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंकने के बाद तुरंत गिरना पसंद करते हैं, और भी कई खिलाड़ी हैं, वेबर भी मोस्टली गिरते हैं। और उसके बाद नीरज चोपड़ा आए और नीरज चोपड़ा ने अपने सीजन का बेस्ट 89.45 फेंका। इस गेम में जब शुरुआत के 3 जो कल इवेंट हुआ, फाइनल इवेंट हुआ, उसमें टोटल 12 भाला फेंकने, जेवलिन थ्रो फेंकने वाले खिलाड़ी थे। उनमें से 8 लोग ही कंपीट कर पाए तीन थ्रो फेंकने के बाद। और जो टॉप 8 थे उन सब का थ्रो 87 मीटर से ज्यादा था, जो कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर डिसाइड हो जाता है इतने मार्क पे। तो लेकिन कंपटीशन बहुत बढ़ गया था क्योंकि अरशद नदीम, नीरज चोपड़ा, ये सब ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने काफी इंप्रूव किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं 6 अटेम्प्ट हुए, 6 अटेम्प्ट में कोई भी अरशद नदीम से पार नहीं पा पाया, नीरज चोपड़ा भी नहीं जा पाए।
और अरशद नदीम ने 2 भाले अपने 90 मीटर के आसपास फेंके और वेबर ने एक बार कर दिया था कमाल, लेकिन वो फाउल रहा। उनका 92 मीटर के आसपास भाला जाके गिरा था। वेबर वो खिलाड़ी जो 95 मीटर तक भाला फेंक चुके हैं, लेकिन उन्होंने वो फाउल हो गया, इसलिए उसको काउंट नहीं किया गया। खैर, अब हम नीरज चोपड़ा पर आते हैं। मैंने अरशद नदीम का स्ट्रगल बताया, हालांकि उनके बारे में और भी बहुत कुछ बताया जाना बाकी है। तो नीरज चोपड़ा हरियाणा से हैं और कह सकते हैं कि अगर हम ग्रेटर पंजाब की बात करें तो ये ग्रेटर पंजाब का खित्ता ही बनता है और करनाल में उनका गांव है और किसान परिवार में ही जन्मे हुए हैं। रोड जाति बेसिकली है और नीरज चोपड़ा ने भी बहुत कमाल किए हैं। पहली बार है कि इंटरनेशनल इवेंट में वो सिल्वर मेडल जीत कर आ रहे हैं और स्ट्रगल हम सबको पता है कि बहुत स्ट्रगल रहा है। दोनों ही किसान परिवारों से हैं, गांव देहात से हैं। और अब बात करते हैं दोनों की माताओं ने क्या स्टेटमेंट दिए। सबसे पहली स्टेटमेंट आई नीरज चोपड़ा की मां की। जब वो इवेंट खत्म ही हो रहा था, तभी एक टीवी के रिपोर्टर ने पूछा कि आपके बच्चे को सिल्वर मिला है, तो उन्होंने कहा कि सिल्वर हमारे लिए तो सिल्वर मेडल ही गोल्ड मेडल जैसा है। जो लड़का गोल्ड मेडल जीता है वो भी हमारा ही बच्चा है और वो भी मेहनत करके गया था। उसके बाद ये स्टेटमेंट लगातार वायरल होने लगी। उधर जब मेडल जीता गया तो अरशद नदीम की माता जी जो परवीन है उनका नाम, और उनसे भी जब पूछा गया तो उन्होंने भी यही बात कही कि जो नीरज चोपड़ा हैं वो अरशद नदीम के भाई हैं, हमारे बेटे हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी गोल्ड मेडल तौफीक दे। तो कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा के लिए अरशद नदीम की मां ने दुआ की और अपना बेटा बताया, और इधर नीरज चोपड़ा की मां सरोज देवी ने अरशद नदीम को अपना बेटा बताया। ये पहले भी हो चुका है। साल 2023 की बात है, अगस्त महीना था, और जब एक इवेंट में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई जेवलिन थ्रो की, उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता और सिल्वर मेडल अरशद नदीम का था। उस दौरान पंजाब केसरी के रिपोर्टर ने नीरज चोपड़ा की मां से पूछा था कि बहुत मजा आया हुआ क्योंकि पाकिस्तान को हराया है भारत ने, और जो लहजा था पंजाब केसरी के पत्रकार का वो इस प्रकार का था ताकि उनकी मां जवाब देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीरज चोपड़ा की मां ने बहुत ठहराव से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो जीत जाता वो भी हमारा बेटा ही है, वो कोई अलग थोड़ी ना है, मेहनत करेगा तो आगे जीत जाएगा। तो उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया था। इसलिए इन दोनों माओं की चर्चा हर जगह हो रही है। संयुक्त पंजाब, यूनाइटेड पंजाब, ग्रेटर पंजाब की जो ये 2 माएं हैं, इन्होंने वाकई में ह्यूमैनिटी और लव में गोल्ड मेडल जीता है। बेशक अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के मेडलिस्ट होंगे, ओलंपिक मेडलिस्ट होंगे, लेकिन जो इन दोनों की माएं हैं वो ह्यूमैनिटी और लव में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अब हम इन दोनों का किस्सा खत्म करते हैं, क्योंकि पूरा बुलेटिन ही मैं इन दोनों की बातों में बिता सकता हूं, क्योंकि मैं नीरज चोपड़ा को भी जानता हूं और अरशद नदीम से भी मेरी बातें हुई हैं। तो दोनों बहुत बाकमाल खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अरशद नदीम का स्ट्रगल बहुत ज्यादा है उनको, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार से भी कोई सहायता नहीं मिली और बहुत गरीब परिवार से हैं, बहुत गरीब किसान परिवार से हैं, और उनके पिता को राजमिस्त्री यानी कि जो घर बनाने के लिए जो मिस्त्री लगता है उसका काम करना पड़ा है। लेकिन इन दोनों ही मुल्कों के जो प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम हैं, वो एक हिसाब से मैं कहूंगा कि जबरदस्त नौटंकी हैं। इधर वाले मुल्क यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो खिलाड़ियों को फोन करके कह रहे होते हैं, वो जीत का मंत्र बता रहे होते हैं, जैसे खिलाड़ियों की कोई अपनी मेहनत नहीं है, वही बता रहे हैं कि मेडल कैसे जीता जाए। और उधर के प्रधानमंत्री ने भी ऐसा ही किया। अरशद नदीम का मैच देख रहे थे, एक अपने चमचे को बुलाया और जैसे ही अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, वो चमचा खड़ा होकर कहता है, प्रधानमंत्री साहब ये तो आपकी बदौलत है, ये तो आपका विजन था, आपने इस लड़के को मौका दिया। जबकि सच्चाई हम सबको पता है कि ये मेहनत नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के परिवारों की है, उनके माता पिताओं की है, ना कि इधर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हों। दोनों ही प्रधानमंत्रियों का कोई रोल नहीं है, इन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया है, कोई पैसे इन्होंने नहीं लगाए हैं, इन परिवारों की स्ट्रगल है। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर है दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो कि 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। उनको कल जमानत मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली है और 10 लाख रुपए के बॉन्ड के ऊपर उनको जमानत मिली है। सप्ताह में 2 बार उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, लेकिन उनको जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की है।
आपको पता ही होगा कि जो मनीष सिसोदिया हैं या फिर अरविंद केजरीवाल हैं, संजय सिंह भी जेल में रहे, ये सब शराब नीति घोटाले को लेकर जेल में रहे हैं। मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अच्छा नहीं होगा कि इनको दोबारा से जमानत लेने के लिए ट्रायल कोर्ट में धक्के खाने पड़े। अभी तो इनका केस फाइल भी नहीं हुआ, ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है अभी, और पता नहीं ट्रायल में क्या होगा, तो इनको जेल में रखना बेईमानी है। छोटी अदालतों को भी समझना चाहिए कि जमानत एक नियम है और सजा एक अपवाद, तो जमानत दे देनी चाहिए छोटी को अदालतों को, उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि जो छोटी अदालतें हैं या फिर हाई कोर्ट हैं, वो आजकल बड़े नाप तोल कर फैसले दे रहे हैं, जबकि जमानतें दे देनी चाहिए। ये मामला हमने सिख पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनमें भी देखा है। उनके ऊपर तो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए और ऐसी तल्ख टिप्पणियां वहां भी करनी चाहिए। या फिर जो ऐसे सिख हैं जिनका अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, फिर भी उनको जेलों में बंद कर रखा है, उनकी भी जमानतें होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट मानता है कि जमानत एक नियम है, इसको अंग्रेजी में बहुत अलग तरीके से बेल इज अ रूल एंड जो होता है सजा होती है वो एक अपवाद है। तो कहीं ना कहीं ये सब सुप्रीम कोर्ट को जो सिख पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं या फिर माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, चाहे मुसलमानों में आप उमर खालिद का एग्जाम्पल लीजिए, जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, दिल्ली दंगों के मामलों में उनको फंसा रखा है, लेकिन आज तक उनका ट्रायल चालू नहीं हुआ है और पिछले 4 साल से वो जेल में बंद हैं। तो माइनॉरिटीज के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा करना चाहिए। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और जो अगली खबर थी वो भी पेरिस ओलंपिक्स से ही आई। पेरिस ओलंपिक्स में जो 57 किलो में हमारे पहलवान थे हरियाणा के अमन सहरावत, वो सेमीफाइनल हार गए थे और आज उनका 9:45 पे ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच होना है, क्योंकि उनको जिन्होंने हराया वो फाइनल में पहुंच गए। और कुश्ती में एक रेपेचेज का नियम होता है, यानी कि जो खिलाड़ी जिन फाइनल में पहुंच जाते हैं उनसे जितने भी खिलाड़ी आ रहे होते हैं उनको रेपेचेज में मौका मिलता है। रेपेचेज राउंड में अमन सहरावत का आज 9:45 पे मैच होगा और उम्मीद है कि वो ब्रॉन्ज मेडल जरूर लेके आएंगे। विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। विनेश फोगाट का केस आप सबको पता होगा कि ऐसी पहली भारतीय महिला बनी थी जो फाइनल खेलने जा रही थी, लेकिन जब अगले दिन उनका वजन हुआ तो सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण उनको ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। उन्होंने उसी क्षण कुश्ती से संन्यास ले लिया था। उन्होंने लिखा कि वो 2001 से प्रैक्टिस कर रही हैं और उन्होंने कहा कि माँ मैं हार गई और कुश्ती जीत गई। उन्होंने जो अपना संदेश था एक हिसाब से संन्यास लेने का, वो अपनी माँ के नाम लिखा। और विनेश फोगाट का सबको पता है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती हैं। उनके जो पिताजी थे उनकी मौत हो गई थी और उनकी माँ ने ही सारा खर्च उठाया, सारा उनको पाला और कुश्ती करवाई है। खैर, विनेश फोगाट के साथ बुरा हुआ है, हालांकि उनका जो मामला है वो खेल कोर्ट में पहुंच गया है और उनका संयुक्त तौर पर यानी कि ज्वाइंट सिल्वर देने की मांग हो रही है कि उनको कम से कम ज्वाइंट मेडल, सिल्वर मेडल दिया जाए, क्योंकि उन्होंने जो पहले दिन जो परफॉर्म किया था उस दिन तो उनका वजन बिल्कुल परफेक्ट था, 49.90, 100 ग्राम कम था, लेकिन अगले दिन हम सबको पता है कि 100 ग्राम बढ़ने के कारण उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर इंडियन पार्लियामेंट हाउस से है। आज राज्यसभा में बहुत हंगामा हुआ। जो सदन के जो चेयर पर बैठे हैं, स्पीकर हैं जगदीप धनखड़, उनको पर्सनली विपक्ष ने टारगेट भी किया। हालांकि सही बात के लिए टारगेट किया था, वो हमेशा पक्ष की बातें सुनते हैं और विपक्ष को हमेशा डांटते रहते हैं, बॉडी लैंग्वेज खराब होती है। जो अमिताभ बच्चन है हीरो, उनकी जो घरवाली हैं, जो वाइफ हैं जया बच्चन, वो भी राज्यसभा सांसद हैं। जो समाजवादी पार्टी है उनसे वो सांसद हैं। उन्होंने कहा कि सर मैं एक्टर हूं और मैं आपके बॉडी जेस्चर्स को भी समझती हूँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी समझती हूँ और आप जो जिस टोन में बोल रहे हैं उसको भी समझती हूँ, और आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, हम कोई स्कूली बच्चे नहीं है। इसके इतना कहते ही जो स्पीकर थे वो भड़क गए और जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में भी बहुत उल्टा सीधा कहा है। हालांकि हम सबको पता है कि जगदीप धनखड़ कोई बड़े नेता भी नहीं रहे। जो 80 और 90 का दौर था उसमें वो जो उस समय के बड़े नेता थे देवलाल,
चौधरी देवीलाल, उनका वो पानी भरते थे, उनकी चमचागिरी करते थे, और बाद में फिर वो आरएसएस बीजेपी की चमचागिरी करने लगे, जिसके बदौलत वो यहाँ तक पहुंचे हैं। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में हम सबको पता है कि पिछले 50 साल से वो कर्नाटक के जो लोकसभाएं हैं उनको रिप्रेजेंट करते रहे हैं, और कर्नाटक के बड़े नेता हैं। आजकल तो उनको जब से प्रेसिडेंट बनाया गया है कांग्रेस पार्टी का, तो वो देश के ही बहुत बड़े नेता हो गए हैं। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और जो अगली खबर है वो बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में हम सबको पता है कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स ने जो आंदोलन छेड़ा था, और वहाँ की सिविल सोसाइटी का स्टूडेंट्स को साथ मिला था, उसकी वजह से शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा था। अब मिलिट्री और जो स्टूडेंट आंदोलन के लोग हैं और सिविल सोसाइटी, उनके बीच एक समझौता हुआ है। एक इंटरिम सरकार का गठन किया जा रहा है, जिसका मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस को बनाया जा रहा है, जिनको इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और उन्होंने सलाहकार की शपथ लेते ही ये कहा है कि देश में पहले शांति स्थापित की जाए। तो बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स, जो बांग्लादेश में जो चल रहा है, उसके ऊपर भी सभी की निगाह है, और वो साउथ एशिया का भी एक पार्ट है। तो इसलिए सभी जो साउथ एशियंस हैं उनको उस चीज में भी पूरा इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कल दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो।